इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बेटा आपके और पेपर हो जाए उसके हिसाब से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है। थ्री 300 से 499 की सीरीज में कौन सा एक स्टैंडर्ड बचा हुआ था? 300 से 499 की सीरीज में एक स्टैंडर्ड बचा हुआ था, कौन सा? 402। तो अब मैं आपके साथ ऐसे 402 जिसका नाम था ऑडिट कॉन्सिडरेशंस relating to an entity using service organization, ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग SAE 3402 assurance reports on controls at a सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जी औरंगाबाद आपके मैसेज आ रहे हैं बेटा। अच्छा इसका कंसेप्ट वीडियो बना दें, लो जी इसका कंसेप्ट वीडियो। ऐसे 402 और 3402 का कंसेप्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू करा रहा हूं। अब पहले इस एग्जाम्पल को समझना, अभी नोटिंग मत करना। नोटिंग के लिए मैं आपको बाद में पूरा टाइम दूंगा, आराम से नोटिंग कर लेना। पहले जरा समझो मैं इस कंसेप्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है क्या। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट से एक कंपनी है यू लिमिटेड। मैं स्पेसिफिकली यहां पर यू वर्ड ही यूज करता हूं, रीजन स्टैंडर्ड में नाम दिया गया है इसको एक यूजर एंटिटी का। यूजर एंटिटी यू लिमिटेड कंपनी क्या करती है? एक कंपनी है एस लिमिटेड, जिसको स्टैंडर्ड ने नाम दे रखा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। यू लिमिटेड इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सर्विसेज अवेल करती है। वो सर्विसेज क्या है? ये क्या क्या सर्विसेज अवेल करते हैं इससे? जैसे लेट्स से मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नो, अब जो ये मैनेजमेंट है रिसीवेबल की, इन्वेस्टमेंट्स की, ये सारा काम किससे करा रहे हैं? ये एस लिमिटेड से। इन्वेंट्री की भी दे देते हैं, ओके। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम भी इन्होंने एस लिमिटेड को दे रखा है। हम ऐसे 500 में एक कंसेप्ट पढ़ते थे ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी में, जिसमें एक पॉइंट आता था इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स से जो आती है वो ज्यादा रेलिवेंट रिलायबल होती है या जो इंटरनल से आती है। इंटरनल एविडेंसेस ज्यादा रिलायबल होते हैं या एक्सटर्नल एविडेंसेस? मान लो इंटरनल कंट्रोल आपको नहीं बताया गया, एक्सटर्नल एविडेंसेस। यू लिमिटेड अपने डेटर को, इन्वेस्टमेंट को, इन्वेंट्री की सारी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग लेजर, ये सारा काम इन्होंने किसको दे रखा है? एस लिमिटेड को दे रखा है। नाउ आप हैं यू लिमिटेड के ऑडिटर मिस्टर यू, ऑडिटर ऑफ यू लिमिटेड।
आप ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। While auditing the financial statements of U Limited, क्या ये कंसर्न्ड होगा कि एस लिमिटेड से जो डाटा आ रहा है क्या वो प्रॉपरली प्रोसेस्ड होकर के आ रहा है या नहीं आ रहा? इज कंसर्न्ड विथ किन किन चीजों से कंसर्न होगा? नंबर 1, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बाय एस लिमिटेड, इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एस लिमिटेड, कंट्रोल्स, अभी कुछ नहीं लिखना, सुनते रहिए, एक्सरसाइज्ड बाय यू लिमिटेड ओवर एस लिमिटेड। बताएं जी, क्या मिस्टर यू इन सारी चीजों से कंसर्न्ड है या नहीं है? आप हैं मिस्टर यू, आप मिस्टर यू हैं, यू लिमिटेड के ऑडिटर। यू लिमिटेड का डेटर का डाटा, इन्वेस्टमेंट का डाटा, इन्वेंट्री का डाटा एस लिमिटेड के थ्रू प्रोसेस्ड होकर के आ रहा है। क्या यहां पर 100% प्रोसेसिंग होती है? प्रोसेसिंग एरर होते हैं तो उनको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है? हाउ द कंट्रोल्स आर बीइंग एक्सरसाइज? डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? नो, क्या ये जो एस लिमिटेड है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली एक बीपीओ कंपनी हो गई? ये बेसिकली एक बीपीओ कंपनी हो गई, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर रही है। जो इस कंपनी को आउटसोर्स होकर के काम मिल रहा है। अब मान लीजिए आप ऑडिटर नहीं हो, आप कंपनी हो खुद। आप ऑडिटर ही नहीं हो, आप कंपनी हो खुद। आप जो कंपनी इसको काम दे रही है, क्या आप खुद भी कंसर्न होंगे अपने डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर? क्या आप खुद भी कंसर्न होंगे अपने डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर, अपने डाटा की एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग को लेकर, डाटा की प्रोसेसिंग टाइमली बेसिस को लेकर के कंसर्न होंगे? आप एस की मैनेजमेंट से बात करते हैं, आप अपने एम्प्लॉइज पर कैसे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं? हाउ यू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर योर एम्प्लॉइज कि हमारे डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। आपके कंट्रोल्स की पॉलिसी क्या है? आपके वो कंट्रोल्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो ऐसी सिचुएशन में जो एस लिमिटेड के दूसरे क्लाइंट्स हैं, एस लिमिटेड के बड़े सारे क्लाइंट्स हैं, ये आ गया दूसरा क्लाइंट, कोई U1 लिमिटेड, तीसरा क्लाइंट U2 प्राइवेट लिमिटेड, फोर्थ क्लाइंट U3 एंड कंपनी, अलग अलग क्लाइंट। जी हरिद्वार, हमसे ज्यादा तो यू कंसर्न होगा। ये जितने यूजर्स हैं, ये एस लिमिटेड के कंट्रोल्स पर कैसे भरोसा करें? हाउ दे रिलाई ऑन द कंट्रोल्स ऑफ एस लिमिटेड? क्या एस लिमिटेड को अपने क्लाइंट्स को, ये सारे एस लिमिटेड के क्लाइंट्स हो गए, क्या एस लिमिटेड को अपने क्लाइंट्स को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मेरे यहां पर कौन से कंट्रोल्स हैं और वो कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं? भरोसा दिलाना पड़ेगा जी। इसके लिए क्या एस लिमिटेड इसकी मैनेजमेंट ने क्या किया? मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई अपने यहां पर कंट्रोल्स की। अपने यहां पर जो ये कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं वो एक रिपोर्ट बनवा ली और रिपोर्ट बनाकर सारे यूजर को दी कि ये देखिए,
ये हमारे इंटरनल कंट्रोल हैं। जब आपका डाटा हमारे यहां आएगा तो इन इंटरनल कंट्रोल्स को ध्यान में रखा जाएगा और इसी के हिसाब से आपके डाटा की प्रोसेसिंग होगी। डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा की डुप्लीकेशन, डाटा की रिडंडेंसी, डाटा में कोई एरर है, हर एक चीज पर हम प्रॉपर फोकस देते हैं। आप निश्चिंत रहिए। ओके, नाउ ये बहुत बड़ा क्लाइंट था या ये भी बड़े बड़े क्लाइंट थे। इन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट पर कैसे विश्वास कर लें, आपकी रिपोर्ट पर कैसे विश्वास कर लें। आप एक काम करिए, आपका ऑडिटर होगा। एस ने कहा हां हां हमारा ऑडिटर है मिस्टर एस, ऑडिटर ऑफ एस लिमिटेड। आप ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ये जो रिपोर्ट है अपने ऑडिटर से बनवा दीजिए। ये जो रिपोर्ट है ये आप अपने ऑडिटर से बनवा दीजिए। आप बना दीजिए प्लस आपका ऑडिटर भी बना करके दे दे। मिस्टर एस वैसे तो क्या काम कर रहा है एस लिमिटेड का? मिस्टर एस एस लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है वैसे तो, लेकिन क्या एस लिमिटेड के क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट पर क्या एस लिमिटेड अपने ऑडिटर को एक एक्स्ट्रा एंगेजमेंट दे सकती है कि हमारे कंट्रोल की भी रिपोर्ट बना दो एक? एस ने कहा बना दूंगा, फीस लूंगा अलग से। ये अलग एंगेजमेंट है, ये अलग एंगेजमेंट है। मैं बना दूंगा बट मैं उसके पैसे अलग से चार्ज करूंगा। दिस इज ए सेपरेट एंगेजमेंट। एस ने कहा कोई बात नहीं, नो इशू, कर लीजिए। अब एस ने पूछा मेरी कंट्रोल जो रिपोर्ट मुझे बनानी है, फीस कौन देगा? एस देगी। ग्वालियर फीस तो एस देगी। इनसे रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर रहे क्या? क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, फीस तो ऐसी देगी। नो। अब मिस्टर एस ने पूछा आप मेरे से किस लेवल की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं? 3 वर्ड होते हैं इंटरनल कंट्रोल के। एक तो होता है आपके कंट्रोल्स क्या हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका डिजाइन। ये कंट्रोल्स हैं, इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, आईटी बेस्ड पर, मैनुअल बेस्ड पर। मैं कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन एक पर्टिकुलर डेट पर मैं चेक कर दूंगा और उसकी रिपोर्ट बना करके दे दूंगा। इसको बोलते हैं टाइप 1 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट, that is report on description and design of controls at a service organization prepared by management and service auditor for a स्पेसिफाइड डेट। हां, एक सर्टिफिकेट की तरह से हो जाएगा अहमदाबाद। टाइप 1 रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट बना दी गई, लेकिन इस रिपोर्ट से कुछ यूजर हो सकता है सेटिस्फाइड ना हो, कुछ यूजर हो सकता है इस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड ना हो। क्यों? रिपोर्ट में आपने मुझे क्या बताया? डिस्क्रिप्शन दिया है आपने मुझे कंट्रोल्स का, किस तरीके से ये कंट्रोल्स डिजाइन किए गए हैं वो आपने बताए, और एक पर्टिकुलर डेट को ये कंट्रोल्स इफेक्टिवली हैं, ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं, पूरे पीरियड के लिए जिसके लिए हम आपसे अपना डाटा प्रोसेस कराते हैं
पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, एक पीरियड के लिए हो रहे हैं या नहीं, ये इस रिपोर्ट में नहीं है, ये इस रिपोर्ट में नहीं है। दिस इज इवैल्यूएशन गुरुग्राम, दैट इज डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन। बस अब कुछ यूजर्स हैं जो कहने लग गए नहीं नहीं नहीं, आपकी रिपोर्ट में तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, आपके कंट्रोल्स का डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन है, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट उसके बारे में जिक्र किया ही नहीं गया। और ये तो एक पर्टिकुलर डेट की है, एक दिन कंट्रोल थोड़ी चाहिए, कंट्रोल तो पूरे थ्रू आउट द पीरियड होना चाहिए। एसओ मीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स। देन फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑडिटर को क्या कहा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑडिटर को क्या कहा, रिपोर्ट थोड़ी डिटेल में बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट थोड़ी डिटेल में बनानी पड़ेगी। ओके, ये रिपोर्ट भवानीपुर मैनेजमेंट भी बना सकती है, मैनेजमेंट बनाती है तो ये स्टैंडर्ड ही अप्लाई नहीं होगा। मैनेजमेंट सर्विस ऑडिटर के साथ मिलकर के बनवाती है तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। अब ऑडिटर को कहा गया आप थोड़ी डिटेल्ड वर्किंग कर दीजिए। ओके, कर दूंगा, मुझे क्या है, फीस ज्यादा लगेगी। ऑडिटर पहुंच गया टाइप 2 रिपोर्ट बनाने। टाइप 2 रिपोर्ट में देखो अब क्या डिफरेंस आ रहा है। रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन, डिजाइन and operating effectiveness of controls at a service organization prepared by management and service auditor for a स्पेसिफिक पीरियड, एक पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए। तो अब मेरे पास यहां 3 वर्ड आ गए, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। और डेट की जगह वर्ड क्या आ गया, फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, एक पीरियड के लिए यह रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब पीरियड कितना होगा वो डिसाइड करा जाएगा, 3 महीने का लेंगे, 6 महीने का लेंगे, जितना पीरियड आप बढ़ाते चले जाओगे उतनी हमारी फीस बढ़ती चली जाएगी। मुजफ्फरनगर, भवानीपुर, डेट का मतलब हो गया डेट, आज जैसे डेट है 17 मई 2019, आज की डेट में क्या कंट्रोल्स है, आज की डेट में, इसके आगे पीछे मुझे मतलब नहीं है, आगे पीछे का मुझे मतलब नहीं है। यहां पर पीरियड 2018-19, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक पूरे पीरियड को चेक किया मैंने, या एक क्वार्टर को, या तो ये होगी या ये होगी, रांची दोनों अवेलेबल नहीं होंगी, या तो एक टाइप 1 बनवा लो या टाइप 2 बनवा लो। यदि टाइप 2 बन गई तो टाइप 1 की जरूरत ही नहीं है। चंडीगढ़ कंट्रोल की रिपोर्ट अगर मैनेजमेंट ने खुद से बना ली, हमारा स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, वो यूजर्स पर है, वो यूजर्स इस रिपोर्ट पर रिलाई करें या ना करें। क्लाइंट जनरली रिलाई नहीं करेगी, दैट इज द रीजन सर्विस ऑडिटर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से इस ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब ये ऑडिट कर रहा होगा तो ये कौन सी स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा, जोधपुर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा होगा तो कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा होगा तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एसए। लेकिन जब ये अपने क्लाइंट के कहने पर क्लाइंट के कंट्रोल की एश्योरेंस रिपोर्ट बना रहा है तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, 402। तो ये एक डिमार्केशन आ गई, ये है एसए 402 और ये है एसएई
3402, 402 यहां चलेगा, 3402 यहां चलेगा। SAE 3402, 3402, 3402। नौ, अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है। अब आगे बढ़ते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर। सीए की नॉलेज से बाहर हो फरीदाबाद तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फिर इस काम को, फिर कोई और प्रैक्टिशनर से काम करवाएंगे ये। बट यदि हमें काम दिया गया है ऑडिटर को तो हम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। अदर भी बना सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा ना। हमने ये थोड़ी कहा है कि ऑडिटर ही करेगा ये काम को, हम तो ये कह रहे हैं ऑडिटर से कराओगे, सीए से कराओगे किसी, तो ये स्टैंडर्ड लगेगा। बाकी यदि आप किसी और से कराते हो तो वो हमें क्या मतलब है, वी आर कंसर्न एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। बाकी आप किसी और से काम कराते हो, हमें क्या मतलब है, वो प्रोफेशनल देखेगा अपने स्टैंडर्ड। अच्छा, अब एक चीज और देखो, क्या कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ये एस लिमिटेड है ये आगे आउटसोर्स कर दे कुछ काम को? ये आगे आउटसोर्स कर दे कुछ काम को। जैसे इसने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स की वर्किंग ये सारी की सारी आगे एसएस प्राइवेट लिमिटेड से मैनेज करा देती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आउटसाइड इंडिया की ट्रांजैक्शंस ये एसएस प्राइवेट लिमिटेड से मैनेज करा देती है। यदि ऐसा हो गया, मैं अपना डाटा दे रहा हूं आपको, आप ये डाटा दे रहे हैं आगे किसी और को, मैं कंसर्न्ड हूं, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से भी ये है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? क्या यूजर और इसका ऑडिटर, क्या यूजर और इसका ऑडिटर इस ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में भी वही एक सेटिस्फेक्शन चाहेंगे जो वो एस के रेफरेंस में चाह रहे थे? बताएं, क्या यू लिमिटेड और इसका ऑडिटर जो एस के रेफरेंस में सेटिस्फेक्शन चाह रहे थे, क्या वो एसएस प्राइवेट लिमिटेड के रेफरेंस में भी चाहेंगे? जी हां। या तो इसके ऑडिटर से ऐसी रिपोर्ट्स बनवा लो, या तो इसके ऑडिटर से ऐसी रिपोर्ट बनवा लो, या हो सकता है एस लिमिटेड एसएस प्राइवेट लिमिटेड के कंट्रोल्स की रिपोर्ट बनवाकर अपने ही ऑडिटर को कहे आप इसके कंट्रोल्स को भी इवैल्यूएट करके अपनी ही रिपोर्ट में डाल लो, अपनी ही रिपोर्ट में डाल लो। ऐसी सिचुएशन में ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये दो कैटेगरीज में बन जाती हैं। ये जो रिपोर्ट है ये दो कैटेगरीज में आ जाएंगी। ए, इंक्लूसिव मेथड, यदि सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट में सब सर्विस के कंट्रोल्स की भी वर्किंग की गई है, दैट इज ए इंक्लूसिव रिपोर्ट। नंबर 2, यदि सब सर्विस ऑडिटर की इन रिपोर्ट्स में सब सर्विस को इंक्लूड नहीं किया गया है, दैट इज कार्व आउट मेथड, कार्व आउट मेथड। सो इन दिस मैनर हम इन रिपोर्ट्स को तैयार कराते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स है, टाइप 1 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट, इंक्लूसिव मेथड पर वर्किंग या फिर कार्व आउट मेथड पर वर्किंग, ये जितनी भी वर्किंग है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है? नहीं।
दिस इज बेस्ड अपॉन द एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो कौन सा स्टैंडर्ड चलेगा? 3402 चलेगा, 3402 चलेगा। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा हूं, यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहा हूं, तो मैं कंसर्न्ड हूं सर्विस एज वेल एज सब सर्विस के कंट्रोल्स पर। देन फिर मेरे को कौन सा स्टैंडर्ड कंप्लाई करना है? आई एम द ऑडिटर ऑफ यू लिमिटेड, मैं यू लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर हूं, तो मैं SA 402 के हिसाब से काम करूंगा, SA 402 के हिसाब से। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है 402 का, 3402 का। अब इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, आगे कैसी वर्किंग होगी, क्या क्राइटेरिया चलता है, वो सारा अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जोधपुर आपने कहा टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, सुनो जरा। यदि जैसे आपकी एक ऑडिट रिपोर्ट होती है और एक रिव्यू रिपोर्ट होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑडिट रिपोर्ट डिटेल्ड वर्किंग पर होती है और रिव्यू रिपोर्ट लिमिटेड वर्किंग पर होती है। टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में यही एक डिफरेंस है। टाइप 1 रिपोर्ट जो है हमारी, वो हमारी एक लिमिटेड वर्किंग पर बेस्ड है, दैट इज रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइंस ऑफ कंट्रोल्स, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट की। इस दिन मैं रिपोर्ट कर देता हूं कि ये कंट्रोल है, इस दिन, इसके आगे पीछे का मैं कोई गारंटी नहीं लेता, इसके आगे पीछे की मैं कोई गारंटी नहीं लेता। ऐसी रिपोर्ट्स पर जनरली जो यूजर्स होते हैं ना, वो रिलाई नहीं करते। फिर वो क्या कहते हैं, हमें तो एक पीरियड की डे रिपोर्ट दो, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 9 महीने, 8 महीने। और जो ये कंट्रोल आप बोल रहे हैं, क्या ये कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट भी हो रहे हैं? ये कंट्रोल है, ऐसे डिजाइंड है, उससे बात थोड़ी बनेगी। उनकी इफेक्टिवनेस की भी रिपोर्टिंग करो आप हमें, देन इट इज टाइप 2 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हो भी सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है ये रिपोर्ट हो ही ना। जरूरी थोड़ी है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रिपोर्ट बनाई दे। मान लो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड अपनी इंटीग्रिटी के लिए जानी जाती है, प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग करती है और उनकी मैनेजमेंट काफी इंटीग्रल है। तो क्या जो ये यूजर्स हैं, क्या ये फोर्स कर पाएंगे एस लिमिटेड को? क्या ये फोर्स कर पाएंगे एस लिमिटेड को कि ऐसी एक रिपोर्ट बना करके दो? नहीं। ऐसी सिचुएशन में तो ऑडिटर भी डिमांड नहीं करेगा, जब उसको ही पता है कि हाँ सर्विस के कंट्रोल वैसे ही स्ट्रांग है। सो टाइप 1 और टाइप 2 का जो बेसिक डिफरेंस है जोधपुर, वो क्या है कि ये रिपोर्ट सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन और एक पर्टिकुलर डेट पर वर्किंग की बात कर रही है। लेकिन जो हमारी टाइप 2 रिपोर्ट है, वो डिजाइन इफेक्टिवनेस एज वेल एज ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस फॉर ए पीरियड की बात करते हैं, फॉर ए पीरियड की बात करते हैं। और ये जो दोनों ही रिपोर्ट है, टाइप 1 की, टाइप 2 की, ये बनाई जा सकती है किस बेसिस पर? आइदर इंक्लूसिव या कार्व आउट। अब ये क्या है इंक्लूसिव एंड कार्व आउट? ये क्या है? यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर अपनी टाइप 1 रिपोर्ट में सब सर्विस के कंट्रोल एंड डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन को भी इंक्लूड करके चलेगा, यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर अपनी टाइप 1 रिपोर्ट में सब सर्विस के कंट्रोल्स को भी इंक्लूड करके उस पर भी रिपोर्टिंग करेगा, तो ये टाइप 1 रिपोर्ट कौन से मेथड पर बनाई गई मानी जाएगी? बोलो। तो ये रिपोर्ट कौन से मेथड पर बनाई गई मानी जाएगी? इंक्लूसिव पर।
लेकिन यदि टाइप 1 रिपोर्ट में सर्विस का ऑडिटर जब सर्व सर्विस के कंट्रोल की बात करने लगा, सब सर्विस ने कहा नहीं, हम अपने बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, हम अपने बारे में आपके ऑडिटर को कोई जानकारी नहीं देंगे, हम अपनी रिपोर्ट अलग से बनाकर दे देंगे टाइप 1 टाइप 2 की। तो सर्विस के ऑडिटर ने अपनी टाइप 1 की रिपोर्ट में सब सर्विस के कंट्रोल्स को कवर नहीं किया। तो ये टाइप 1 रिपोर्ट इंक्लूसिव मेथड पर बनाई गई है या कार्व आउट पर बनाई गई है? ये रिपोर्ट बनाई गई है कार्व आउट मेथड के ऊपर, कार्व आउट पर। इसी तरह से टाइप 2 भी हो सकती है। टाइप 2 में आपने सब सर्विस के कंट्रोल को कवर अप किया है, इंक्लूसिव। टाइप 2 में सब सर्विस के कंट्रोल कवर नहीं है, देन इट इज कार्व आउट मेथड। ये रिपोर्ट नंबर 1 मैंडेटरी नहीं है। सर्विस क्या बनाती है, सब सर्विस क्या बनाती है, इंक्लूसिव होगा, कार्व आउट होगा, टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यूजर्स और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड चीजें हैं। बट यदि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स पर एक एश्योरेंस रिपोर्ट देने को कहा जाए तो वो SAE 3402 के बेस पर काम करेगा। SAE 3402 के बेस पर काम करेगा। और यूजर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते वक्त फाइनेंशियल आइटम की प्रोसेसिंग बाहर से हो रही है तो वो कंसर्न्ड है कौन सी ट्रांजैक्शन बाहर से प्रोसेस्ड हो रही है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन है, सिग्निफिकेंस क्या है इन सर्विसेज का। हो सकता है ये सारी की सारी जानकारी उसको यू से ही मिल जाए, हो सकता है ये सारी की सारी जानकारी इसको यू से ही मिल जाए। तो क्या इसको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट देखने की जरूरत है? क्या इसको टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट देखने की जरूरत है? इंटरनल एविडेंसेस आर मच रिलायबल देन एक्सटर्नल, पढ़ा था ऐसे 500 में। क्या ऐसे 500 में एक पॉइंट पढ़ा था, इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव देन इंटरनल एविडेंसेस मे बी कंसीडर्ड मोर रिलायबल देन एक्सटर्नल। रिजल्ट यू लिमिटेड, ये इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, यू की मैनेजमेंट इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो डाटा यहां से प्रोसेस्ड होकर के आता है उसके ऊपर पूरी तरह से वॉच रखते हैं और देखते हैं एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं हो रही। एंड इवन यू ने अपना एक लाइजनिंग ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है एस लिमिटेड के अंदर अपने डाटा की एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग को इंश्योर करने के लिए। बहुत बड़ा क्लाइंट था यूएस का, बहुत पैसे देता है, तो यू ने पहले ही एग्रीमेंट में लिख रखा है हमारा लाइजनिंग ऑफिसर आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सरप्राइज चेकिंग कर सकता है कभी भी। बताओ जरा आप, ऐसी सिचुएशन में जब यू लिमिटेड अपने आप काम नहीं कर रही, आउटसोर्स कर रही है और फीस दे रही है अच्छी खासी और लाइजनिंग ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है, देन यू भी टाइम टू टाइम एस लिमिटेड की ऑपरेशनल ऑडिट करा लेती है, यू भी एस की टाइम टू टाइम ऑपरेशनल ऑडिट कराती है। क्या मुझे इनकी टाइप 1 टाइप 2 देखने की जरूरत है? क्या बोलो, क्या मुझे इनकी टाइप 1 टाइप 2 देखने की जरूरत है, या मैं एज ए ऑडिटर मैं यू लिमिटेड की ऑपरेशनल ऑडिट रिपोर्ट जो एस से ले रहे, एस के ऑपरेशंस की ऑडिट कर रहे हैं, मैं उस पर रिलाई कर लूंगा? आई कैन रिलाई ऑन दैट। सो इस तरीके से ये हमारा कंसेप्ट है पूरा। ऐसा कुछ ना हो, ये सब सिचुएशन पर डिपेंड करेंगी चीजें फरीदाबाद। अब आप इसको, वैसे शायद हो सकता है आपने नोट कर लिया हो, रिकॉर्ड कर रखा है पूरा वीडियो। जोधपुर आपकी भी जो क्लास मिस हुई थी बेटा, पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, इसका कंसेप्ट LMS पर आ जाएगा। और
इसको जो नोट करना चाह रहे हैं इसको नोट कर लो। ऊपर सिर्फ U1 U2 U3 के नाम लिखे हुए हैं, बाकी सारा विजिबल है। अब इसकी आप फोटो क्लिक करो, इसको आप नोट करो, जैसे करना चाहो कर लीजिए। हाँ, अब लिख लीजिए, मैं दे रहा हूं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर इसके आगे के डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे।
हाँ जी, लक्ष्मी नगर मंडे की लीव कंफर्म है क्या? स्टैंप लगा दूं? हाँ जी, मंडे की लीव कंफर्म है, मंडे कंफर्म है लक्ष्मी नगर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या लिखा है? आउटसाइड इंडिया ट्रांजैक्शंस। मंडे को लीव है, हाँ जी, मंडे को छुट्टी है। मंडे को नहीं आना क्या? नहीं, मंडे को नहीं आना चुरू, ये पक्का है, ये पक्का कंफर्म है, क्योंकि कल हमारे स्टैंडर्ड्स पूरे हो जाएंगे कल की क्लास में। परसों की क्लास में ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का टॉपिक होगा, प्रोफेशनल एथिक्स हमने स्टार्ट करना है उसके बाद, बट हमारा एंट्री पॉइंट है ट्यूसडे को, तो वो एंट्री पॉइंट ट्यूसडे को है, तो बीच में मंडे आ रहा है, तो मंडे की हम छुट्टी कर देंगे एक दिन। शेड्यूल में संडे की क्लास नहीं है, संडे की क्लास तो है, बस नेक्स्ट वीक में इंदौर शेड्यूल दे दूंगा, नेक्स्ट वीक में। परसों वाली जो संडे वाली क्लास है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, संडे वाली जो क्लास है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वो क्लास रिकॉर्डिंग चलनी है, वो क्लास यूट्यूब पर वैसे भी अवेलेबल है। वो टॉपिक रजत सर लेते हैं जो हमारे यहाँ इसका की और ITSM की फैकल्टी हैं, तो वो क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। नहीं भी आना चाहो संडे को, जब मर्जी बाद में देख लेना, क्योंकि उसमें तो कोई सी कंटिन्यूटी की भी कोई बात नहीं है। डिनाई तो नहीं करोगे कल को? बिल्कुल भी नहीं, पक्का पक्का, कोई डिनाई नहीं करूंगा। आवा पर सुबह ही आ सकती है क्या? चुरू वो क्लास तो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। जी लाल कोठी, प्रोफेशनल एथिक्स मेरी कोशिश है पूरा लाइव लेने की। 21 तारीख से प्रोफेशनल एथिक्स शुरू करेंगे। बोर्ड पर लिख के LMS पर दे दो, कल की छुट्टी है, ये लो, ये लो। 18 मई, 19 में, 20th में, 20th में मंडे ऑफ है। ये क्लास ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, रजत सर की, ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। कल आपकी SRS की क्लास है, वो भी सिर्फ 2 घंटे की क्लास है, बस। SRS की क्लास है, वो भी सिर्फ 2 घंटे की क्लास है। अब बताओ, देखो इस वीकेंड पे तो तुम्हें पूरी तरह से अगले वीक की स्टार्टिंग भी ऑफ कर दी। कल जो क्लास है SRS की, ये क्लास कल रिकॉर्डिंग चलेगी, कल मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है। अब 3 दिन की छुट्टी है, तो मैं भी घूमने जा रहा हूं 3 दिन के लिए। प्रोफेशनल एथिक्स हम पूरा लाइव लेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स हम कोशिश करके पूरा का पूरा ही लाइव लेंगे। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कितने आवर्स की क्लास है? ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 3 घंटे की क्लास है। ये वाली क्लास ये आवा पर नहीं है, ये सेंटर पर ही चलेगी, ये क्लास सेंटर पर ही चलेगी, कल तो आना है। चैप्टर 4, अच्छा हाँ एक और चीज, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाली क्लास सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस वालों के लिए है, ओल्ड सिलेबस वालों की वैसे ही छुट्टी हो गई। जो स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस के हैं उनकी संडे की भी छुट्टी। यूट्यूब पर 2 दिसंबर 2017 की डेट है? नहीं, अभी वो तो 2018 में हुई है क्लास। एक बार डेट पता करके बताना मुझे, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की नवंबर बैच में ही तो हुई है 2018 में।
ये वाली क्लास है 16 दिसंबर 2018 की। साइन करो। अरे लिख दिया, साइन यही है अपने आप में। चलो आगे बढ़ो। अब ऐसे 402 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको नोट करा देता हूं अलोंग विद द एप्लीकेबिलिटी डिफरेंस। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला पॉइंट। ये पहला पॉइंट बना देते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी। SA 402 applies when an auditor, जो बेसिकली कौन है, यूजर ऑडिटर, यूजर ऑडिटर is auditing the financial statements of an entity, और वो एंटिटी क्या है, यूजर एंटिटी, which is availing the services from a service organization. SAE 3402 applies when service organization engages its auditor to issue an assurance reports on controls at service organization. Means यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन है, यहां पर कंट्रोल्स की एग्जामिनेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर एंटिटी की है, कंट्रोल्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की है। 402 यूजर ऑडिटर पर लगता है, 3402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर पर लगता है। अबुलेन, क्या क्लास ऑफ का एस्टिमेट टाइम, क्लास तो लगभग अपने टाइम पर ही एस्टिमेट हो गया, ओवर हो गया आज तो। गाजियाबाद इफ एसओ एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं देगा तो मिस्टर यू क्या करेगा? अभी आते हैं मिस्टर यू क्या करेगा, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करेगा। नंबर 3, matters on which user auditors
requires understanding. अबुलन बेटा क्लास हमारी 8:45 तक ही होगी। Matters on which user auditor requires the understanding. A very important topic. A. Nature of services provided by service organization. B. Significance of services provided by service organization. Nature and materiality of transactions processed by service organization. Nature of relationship between user organization, user entity and service organization. Degree of interaction between activities of service organization and those of user entity. क्रेडिट सेल्स की सारी अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी है? एस को। कोई भी क्रेडिट सेल का ऑर्डर आता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उसका अप्रेजल करती है कि क्या क्रेडिट पर सामान बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, क्रेडिट पीरियड कितना होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट पीरियड के बाद क्या होगा, क्या कोई गारंटी लेनी है, इस तरीके की अप्रेजल रिपोर्ट यू को दे दी जाती है और यू अप्रेजल रिपोर्ट के बेस पर फाइनल डिसीजन लेते हैं सेल का। फाइनल डिसीजन सेल का यू लेता है। सेल हो गई, गुड्स डिस्पैच्ड हो गए, फिर गुड्स की डिटेल, बिलिंग डिटेल, जितने का बिल बनाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन एस को दी जाती है। बिल जनरेशन का काम भी सारा का सारा एस संभालती है।
बिल जनरेशन का काम भी सारा एस संभालती है। इसके बाद कलेक्शन की जिम्मेदारी भी एस की है और लेजर मैनेजमेंट भी सारा का सारा एस संभालती है। क्रेडिट सेल टोटल सेल का लगभग 70% है। क्रेडिट सेल टोटल सेल का लगभग 70% है। चुरू अप्रेजल रिपोर्ट, जो ये अप्रेजल किया इन्होंने, दैट इज अप्रेजल रिपोर्ट। यू के पास एस के 35% शेयर्स भी हैं। यू के पास एस लिमिटेड के 35% शेयर्स भी हैं। जी हरिद्वार, जैसे अमेज़न काफी हद तक काम करता है ये। नाउ अब जरा देखें यहां पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेचर ऑफ सर्विसेज, दैट इज क्रेडिट अप्रेजल, कलेक्शन, लेजर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इन रिलेशन टू डेटर्स। तो ये जो सर्विस हो गई, ये बेसिकली क्या हो गई, डेटर मैनेजमेंट सर्विस एज वेल एज सेल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डेटर मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज, बताएं जरा क्या सिग्निफिकेंस है इस सर्विसेज की यू के लिए। क्या सिग्निफिकेंस है इस सर्विसेज की यू के लिए। टू मच या ओके ओके। क्या ये सर्विसेज जो यू अवेल कर रहा है एस से, क्या इसके लिए ये सर्विसेज वेरी मच सिग्निफिकेंट है। जी हां, वेरी मच सिग्निफिकेंट है। नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड, क्या सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही इससे प्रोसेस करवा रहे हो, या ऐसा है कि देखो जी अप टू 1 लाख रुपए से कम तो हम खुद ही कर लेंगे, 1 लाख रुपए से ऊपर वाले आप कर देना, अप टू ₹1 लाख की हम खुद कर देंगे। तो यदि ग्रेटर देन 1 लाख इनसे करा रहे हैं ट्रांजैक्शंस, जो भी क्रेडिट सेल 1 लाख से ऊपर की है, तो मटेरियलिटी ज्यादा है या कम है। बताओ जी मथुरा, मटेरियलिटी ज्यादा है या कम है। ज्यादा मटेरियलिटी है। लेकिन यदि इसका रिवर्स कर दें तो ये कहते हैं 1 लाख से ऊपर तो हम खुद ही करेंगे, लेस देन अप टू 1 लाख हम बाहर वालों से करा लेते हैं। छोटे छोटे काम के लिए हम अपनी मैनेजमेंट को क्यों इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे काम के लिए हम अपनी मैनेजमेंट को क्यों इन्वॉल्व करें। यू का ऐसा सोचना था, 1 लाख से ऊपर ये खुद कराते हैं, 1 लाख तक की बाहर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मटेरियलिटी इन आउटसाइड सर्विसेज की कंपैरेटिवली कम हो गई। रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, क्या इनके बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप है जो इनकी एक्टिविटीज को अफेक्ट करने की पावर रखती है। क्या इन दोनों के बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप है जो इनकी एक्टिविटीज को अफेक्ट करने की पावर रखती है। जी हां, एस एसोसिएट कंपनी है यू की, एस एसोसिएट कंपनी है यू की, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कवर होंगी ये चीजें। डिग्री ऑफ इंटरैक्शन, डिग्री ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ यूजर एंटिटी, क्या सारा का सारा काम सर्विस खुद करती है या इस काम को करने के लिए बीच में यू की इन्वॉल्वमेंट भी है। अप्रेजल रिपोर्ट पर फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, यू। फाइनल डिसीजन बेस्ड है किस पर, अप्रेजल रिपोर्ट पर। अप्रेजल रिपोर्ट कौन बनाएगा, एस बनाएगी। डिग्री ऑफ इंटरैक्शन, क्या इनकी एक्टिविटीज के बीच में
कोई इंटरेक्शन है आपस में? क्या इनकी एक्टिविटीज के बीच में एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी आ रही है, डिपेंडेंट है? जी हां। यदि सारा का सारा A to Z काम S को दे दिया जाता, मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते। बट यू ने अपने कंट्रोल्स बीच में रखे हैं, यू ने अपने कंट्रोल बीच में रखे हैं। गाजियाबाद अप्रेजल में क्रेडिट पीरियड कितने पीरियड के लिए उधार देना है? मुजफ्फरनगर बेटा ई पॉइंट ही तो बताया मैंने अभी। देखो, क्या सारा का सारा काम एस ने खुद करना है या एस की वर्किंग यू पर भी डिपेंड कर रही है? इंटरेक्शन जो एसओ की एक्टिविटीज है और यूजर एंटिटीज की एक्टिविटीज है, क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं? जी हां। अप्रेजल ये करेगा और उस अप्रेजल रिपोर्ट पर डिसीजन कौन लेगा? यू लेगा। एज ए ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी, एज ए ऑडिटर ऑफ यूजर एंटिटी, क्या मुझे इन सारी बातों की जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देन ओनली आई कैन डिसाइड कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज दे रही है यू को, वो मेरी ऑडिट के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। मुझे इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सहारनपुर बेटा बी सिग्निफिकेंस, कितनी इंपॉर्टेंस है इन सर्विसेज की हमारे लिए, और इन सर्विसेज में किस लेवल की ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया जा रहा है। भवानीपुर रिलेटेड पार्टी नहीं हुई क्या यदि यू के पास एस के 35% शेयर है? एग्जाम्पल के थ्रू बेटा, एग्जाम्पल ही तो है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल नहीं है क्या? यू के पास एस के 35% शेयर है, क्या यू अपनी 2-4 ट्रांजैक्शन को ऊपर नीचे करा सकता है क्या? बोलो। यू एस के अंदर अपना कंट्रोल इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं कर सकता? सिंपल सी बातें लिखी हुई हैं, इसमें भी उलझ गए तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर के कंसीडरेशन नंबर 4, ऑडिटर्स कंसीडरेशंस। User auditor shall evaluate the design and implementation of relevant controls exercised by user entity over the service organization. If user auditor is unable to obtain a sufficient understanding from the user entity, he may perform any of the following procedures. Obtain a type 1 or type 2 report if available, यदि अवेलेबल है तो। Contacting the service organization
through the user entity, visiting the service organization, if permitted, using another auditor, means service auditor, to perform the procedures that are necessary to evaluate controls at a service organization. अहमदाबाद बेटा इन सबकी डिटेल मैंने 4-5 बार पहले भी बताई हुई है। ऐसे 600 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कराऊंगा, 610 इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में कराऊंगा, 700, 701, 705, 706 कंपनी ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में कराऊंगा। बार बार भूल क्यों जाते हो? इसका लास्ट पॉइंट evaluation of information with respect to controls at a sub-service organization. सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराया था, जिसमें एसएस लिमिटेड की हमने बात की थी, एसएस के कंट्रोल्स की पहले तो मुझे रेलिवेंसी देखनी है कि जो सर्विसेज सब सर्विस के थ्रू अवेल की जा रही हैं, यदि वो मटेरियल हैं, तो क्या मेरे को जो प्रोसीजर्स मैंने सर्विस के लिए परफॉर्म किए हैं, क्या यही सारी की सारी चीजें मुझे सब सर्विस के लिए भी करनी पड़ेंगी? एज ए ऑडिटर ऑफ यू, जो वर्किंग मैं एस के रेफरेंस में कर रहा हूं, क्या वही सेम वर्किंग मुझे एस के रेफरेंस में भी करनी पड़ेगी इफ द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय सब सर्विस अपीयर्स टू बी ऑफ सिग्निफिकेंट नेचर? जी हां, मुझे इन सारी चीजों की जानकारी चाहिए। फिर हो सकता है मुझे ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल जाए? मुझे टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट में ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो बताओ कौन सी टाइप 1 टाइप 2 में मुझे सब सर्विस के बारे में जानकारी मिलेगी? इंक्लूसिव रिपोर्ट में या कार्व आउट रिपोर्ट में? इंक्लूसिव मेथड पर बनाई गई रिपोर्ट्स में या कार्व आउट मेथड पर बनाई गई रिपोर्ट में? कार्व आउट नहीं,
इंक्लूसिव, जी जी बिल्कुल, कोहाट, गुरुग्राम, उल्टा डांगा, हरिद्वार, लाल कोठी। तो एक बार मैं इसकी रीडिंग आपको करा देता हूं। पेज नंबर 1.64 पर। Information with respect to controls at a sub-service organization. If a service organization uses a sub-service, service auditor report may either include or exclude the sub-service organization controls, objectives, and related control in service organization description and in the scope of service auditor engagement. तो सर्विस ऑडिटर की एंगेजमेंट की स्कोप में सब सर्विस के कंट्रोल्स को भी एग्जामिनेशन इंक्लूड भी हो सकती है, एक्सक्लूड भी हो सकती है। इन मेथड्स को इंक्लूसिव एंड कार्व आउट कहा जाता है। यदि टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड करती है कंट्रोल्स एट ए सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मुझे इस एसए की सारी रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई करना होगा इन रिलेशन टू सब सर्विस। एंड नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय द यूजर एंटिटी रिगार्डिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय सब सर्विस टू द यूजर एंटिटी। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था मई 2015 में, क्वेश्चन नंबर 59। When a sub-service organization performs the services for a service organization, there are two alternative methods. The service organization determines which method will be used as a determine user auditor। अब कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे? इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन करनी है वो यही है, चारों चीजें, पांचों चीजें, सब सर्विस के रेफरेंस में भी। ये जिस पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 57। मई 11, नवंबर 13, मई 18, एमटीपी अक्टूबर 18, आरटीपी नवंबर 18। यही क्वेश्चन रीड कर देता हूं। जी लिमिटेड एक मोबाइल फोन ऑपरेटिंग कंपनी है। मार्केटिंग फंक्शन को छोड़कर इसने आउटसोर्स कर रखे हैं एंटायर ऑपरेशंस लाइक मेंटेनेंस ऑफ मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर बिलिंग, पेरोल, अकाउंटिंग, सब आउटसोर्स कर रखा है। असिस्ट द ऑडिटर ऑफ जी हाउ ही कैन ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जी लिमिटेड uses the services of outsourced agency in its operations। तो मुझे किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? कंपनी चला ही कौन रहा है? उबर, ओला सिर्फ एक ऐप पर चलती हैं, बाकी सारा का सारा काम बाहर वाले संभालते हैं। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं। 9 अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा SAE 3402 है, अब इसमें क्या क्या कवर अप करना है आपको, वो मैं आपको मार्क करा रहा हूं। नहीं, आगे नोटिंग कुछ नहीं